गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार जो है साइंस का प्रैक्टिस सेट हम चला रहे हैं, उसी कड़ी में आज ये नेक्स्ट वीडियो है बायोलॉजी के रक्त परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड। इसमें हम आपके जो हार्ट है, हमारा हृदय है, उससे संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे थियरी के साथ और ब्लड से रिलेटेड। तो चूँकि ये एक थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है तो इसमें थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो इसमें पेशेंस बनाए रखिएगा अंत तक, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो अगर हम पहले परिसंचरण तंत्र की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, तो इसमें जो है आपको मालूम होना चाहिए कि सभी पदार्थों के परिवहन के लिए हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र का क्या हुआ है, विकास हुआ है। ठीक है, परिसंचरण का मतलब एक स्थान से दूसरे जगह जाना, किसी चीज़ को पहुंचाना। ठीक है, तो इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और इसके लिए कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एमिनो एसिड हो गया, हार्मोन हो गया और विटामिन्स। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है परिसंचरण में, या इन सब चीज़ों का जो है क्या करते हैं, परिसंचरण करते हैं। और इस परिसंचरण के दौरान कुछ हानिकारक चीज़ों का भी निर्माण होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, इन सब चीज़ों का। तो अगर हम जानवरों में या फिर एनिमल में या जीवों की बात करें, तो इसमें जो ये लिक्विड फ्लो होता है, परिसंचरित होता है, इस आधार पे अगर हम मोटी मोटा देखें तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र को दो भागों में क्या करते हैं, मुख्यतः पहले डिवाइड कर लेते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि कुछ जीवों में जल का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और कुछ में रक्त परिसंचरण। जैसा मनुष्य वगैरह हम देखते हैं रक्त परिसंचरण, क्योंकि खून का जो है परिसंचरण होता है। लेकिन जो जल का परिसंचरण तंत्र है, ये क्या है, तो इसमें क्या है कि जीवों के शरीर में जल का जो है सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। जैसे स्पंजी हो गया, हाइड्रा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, आपका नाइडेरिया हो गया। तो अगर आपसे ये पूछे कि स्पंजी हो गया, हाइड्रा हो गया, सिलेंट्रेटा, इसमें कौन सा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो बताएंगे कि जल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। किसमें किसमें? स्पंजी में, हाइड्रा में, सिलेंट्रेटा में, नाइडेरिया में। तो ये तो बात हो गई छोटी सी टॉपिक इसमें जल परिसंचरण तंत्र। अब हम देखेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त का ही क्या होता है, परिसंचरण होता है। और आपको पता होना चाहिए कि सभी जीवों में रक्त और हृदय के द्वारा जो है इसका क्या होता है, पूरी तरह से संचरण होता है। किसका? रक्त का। किसके द्वारा? हार्ट के द्वारा, क्योंकि हार्ट ही क्या करता है, पंपिंग का काम करता है। और इसमें क्या है नेक्स्ट, ये हृदय की संरचना आप देख ही रहे हैं इसमें। अब देखिए, रक्त पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है, जबकि रक्त को जो गति देने का काम करता है वो हृदय करता है। रक्त तो ले जाने का काम करता है, लेकिन गति देने का काम कौन करता है, हृदय करता है। इसीलिए इसको हम पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं। और इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, इसका वजन पूछ सकता है 300 ग्राम। इसके आकार की बात करें तो कहीं कहीं मुट्ठी के आकार का, त्रिभुजाकार या नाशपाती। और इसमें क्या हो सकता है, ये इसका स्थिति पूछ सकता है कहाँ पे है। तो ये एक मांसल संरचना होती है और दो फेफड़ों के बीच जो है, पसलियों के पीछे या फिर हम डायफ्राम के थोड़ा सा ऊपर इसको देख सकते हैं, इसका लोकेशन। अब देखिए चैम्बर की बात करें अगर हम, तो यहाँ से भी कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हार्ट में, अलग अलग जीवों के हार्ट में अलग अलग चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब देखें जैसे मनुष्य है, हम लोग हैं, तो हम लोगों में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर। ठीक है, या फिर पक्षी पूछे, स्तनधारी पूछे, चाहे मनुष्य पूछे, तो आप 4 क्वेश्चन में टिक लगाएंगे। ठीक है, तिलचट्टा में सबसे ज़्यादा 13, कितने चैम्बर होते हैं, 13। मछली में 2 होते हैं, जो उभयचर होते हैं उसमें 3 होते हैं। जो आपके रेप्टाइल है, रेंग के चलने वाले हैं, उनमें 3 होता है, लेकिन इसमें 2 आपका क्या है, अपवाद है। एक आपके घड़ियाल का हो गया, ठीक है, और एक मगरमच्छ का हो गया। तो घड़ियाल में 4 और मगरमच्छ में भी क्या होते हैं, 4 पाए जाते हैं। तो रेप्टाइल में पूछे अगर सामान्यतः कितने पाए जाते हैं चैम्बर, तो 3, लेकिन अपवाद अगर आपसे घड़ियाल पूछ दे, अब मगरमच्छ, तो कन्फ्यूज मत हो जाएगा, इनमें 4 पाए जाते हैं। केचुए में कितना होता है, 8।
ठीक है, ये चीज़ें देखिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और देखिए इसमें और क्या क्वेश्चन बनेंगे। हृदय में एक जो है कार्डियम के बीच द्रव भरा होता है जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, और इसी से हमें हृदय में क्या करती है? पोषण और सुरक्षा मिलता है। अब देखिए और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हृदय के द्वारा जो कोष्ठ होते हैं, जो चैम्बर विभाजित होते हैं, उसमें ऊपर वाले कोष्ठ को जो है चैम्बर को हम आलिंद कहते हैं, आर्टिकल, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए, जो ये ऑरिटिकल होता है, जो ऑरिकल होता है, इसका निर्माण कमज़ोर मांसपेशियों के द्वारा होता है, पसलियों के द्वारा, क्योंकि इसमें रक्त क्या करता है? आकर जमा होता है। लेकिन जो वेंट्रिकल है, इसका निर्माण मोटी मांसपेशियों को होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अधिक दबाव उत्पन्न होता है। और इसमें अलग चीज़ क्या है? देखिए, रक्त का बहाव हृदय द्वारा उत्पन्न किए गए दाब के द्वारा ही या चाप के द्वारा ही क्या होता है? निर्धारित होता है। और एक चीज़ और है कि शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो लंग्स करता है। ठीक है, क्योंकि इसी शुद्धिकरण के दौरान ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में क्या होता है? एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं और ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो अगर आपसे प्योर ब्लड की बात की जाए, शुद्ध रक्त, तो वैसे तो रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसे क्या कहते हैं? प्योर ब्लड कहते हैं। जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है तो प्योर ब्लड कहते हैं। और इसका रंग कैसा होता है? ब्राइट रेड, माने चमकीला लाल। और ये शुद्ध रक्त जो है वेसल्स में जो है बहता है। कहाँ? वेसल्स, जिसे हम धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी। वेसल्स माने ये नाड़ी हो गया, आपका नस हो गया, तो आई किस में बहती है? धमनी में। और अशुद्ध रक्त जो है वो सिरा में बहता है, वेन में। ठीक है, और ये काफ़ी डार्क रेड होता है। लाइट रेड है तो शुद्ध है, डार्क रेड है या नीला या हरा है तो वो क्या हो जाएगा? आपका अशुद्ध हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं कि आपके आर्टरी और वेन में अंतर। ठीक है, आर्टरी और वेन में देखिए मुख्यतः अंतर क्या है। अगर हम धमनी की बात करें तो इसमें शुद्ध रक्त बहता है, जबकि सिरे में अशुद्ध। ठीक है, इसमें बीपी का मान ज़्यादा होता है। किसमें? जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। और जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है उसमें बीपी का मान कम होता है। ठीक है, जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, जिसे हम धमनी कहते हैं, इसकी दीवारें अधिक प्रेशर के कारण, अधिक प्रेशर झेलने के लिए मोटी और मजबूत होती हैं, जबकि ये पतली और कमज़ोर होती हैं। शुद्ध रक्त जिसमें बहता है, जिसे हम धमनी कहते हैं, इसमें रक्त के बहाव की दिशा हृदय से शरीर की तरफ होती है। हार्ट से कहाँ जाता है? शरीर में। और इसमें रक्त के बहाव की दिशा शरीर से हार्ट में, क्योंकि शरीर से सारा अशुद्ध किस में जाएगा? हार्ट में। इसमें वाल्व नहीं पाया जाता, इसमें वाल्व पाया जाता है। तो ये माइनर आपका छोटा सा डिफरेंस था इन दोनों में। और आगे चीज़ें देखते हैं। अब देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़, शुद्धिकरण के उपरांत रक्त सबसे पहले लेफ्ट ऑरिकल में जाता है। लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचता है, जहां से हृदय के संकुचन के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होने के बाद अशुद्ध हो जाता है। जब पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेट कर जाएगा तो अशुद्ध हो जाएगा और फिर वापस वह हृदय के राइट ऑरिकल में चला जाता है। और हृदय के संकुचन कंस्ट्रक्शन के कारण राइट ऑर्टिकल जो है ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में तथा राइट वेंट्रिकल से फेफड़े में रक्त प्रवाहित होता है। इस प्रकार 24 घंटे रक्त शरीर में प्रवाहित होते रहता है ये क्रिया। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? जो पल्मोनरी धमनी है इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, और जबकि पल्मोनरी जो सिरा है वो शुद्ध रक्त। अगर नॉर्मली आपसे पूछे कि शुद्ध रक्त कहाँ बहता है तो आप कहेंगे क्या? बताइए। धमनी में, और अशुद्ध सिरा में। लेकिन पल्मोनरी में उल्टा होता है, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और पल्मोनरी सिरा में शुद्ध। अब अगर हम हार्ट बीट की बात करें तो आपको मालूम है एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में उसका जो है हार्ट 72 बार धड़कता है। ठीक है, और ये किस कारण होता है? तो ये जो हार्ट होता है इसके कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन, संकुचन और आकुंचन की क्रिया के द्वारा होता है। तो 1970 में सबसे पहले कीथ और फ्लैक ने ये बताया था कि हृदय के धड़कन का केंद्र जो है, हृदय का जो राइट ऑरिकल है,
इसमें मांसपेशियों में स्थित होता है, जिसे यसे नोड या साइनो ऑरिकुलर जो है नोड या पेस मेकर कहा जाता है। तो हृदय की गति मापने का यंत्र भी कभी कभी पूछता है, तो पेस मेकर क्या हो जाएगा, पेस मेकर। ठीक है। और इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो सकता है कि हार्ट बीट अगर हम देखें तो हार्ट बीट जो है हृदय की धड़कन के उत्पत्ति के आधार पर इसको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक न्यूरोजेनिक हार्ट और एक मायोजेनिक हार्ट। अब न्यूरोजेनिक में क्या है, न्यूरो माने ब्रेन से रिलेटेड है, नस से रिलेटेड है। तो न्यूरो का मतलब ही होता है कि ऐसा हार्ट बीट जिसके उत्पत्ति का केंद्र क्या हो, ब्रेन हो, क्या हो, ब्रेन, तो उसे न्यूरोजेनिक हार्ट कहेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी जीव का अगर सिर काट देंगे तो उसकी धड़कन तुरंत क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ये जो भी वर्टिब्रेट है इनको छोड़ करके, जैसे तिलचट्टा हो गया, केचुआ हो गया, जोक हो गया, मछली इत्यादि में। ठीक है। और जो आपके मायोजेनिक हैं इनमें अगर हार्ट आप काट भी देंगे, सिर, तब भी उनका जो है हृदय कुछ देर तक क्या करेगा, धड़कता रहेगा, क्योंकि उनके धड़कन का जो केंद्र है वो मस्तिष्क न होकर क्या है, हार्ट है। ठीक है। तो ये हो जाएगा मायोजेनिक हार्ट। ये दो प्रकार के हो गए उत्पत्ति के आधार पे। अगर हम और इसमें बात करें कि हार्ट बीट सुनने वाला यंत्र स्टेथोस्कोप कई बार पूछा जाता है आपसे, या फिर फोनोकार्डियम कहते हैं, इस हृदय की धड़कन को सुनने का यंत्र। ठीक है, क्या हो जाए, स्टेथोस्कोप, या इसे हम फोनोकार्डियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। और देखिए इसमें क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम की दृष्टि से, 1 मिनट में मैंने बताया 72 बार धड़कती है। नवजात शिशु में 110 हो जाता है, यही 72 से 110। डर क्रोध के समय, उत्तेजना के समय जो है हार्ट बीट बढ़ जाता है। 1 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हार्ट बीट की संख्या 10 जो है बढ़ जाएगी प्रति मिनट। ठीक है, ये वृद्धि हो जाती है। और इसमें क्या चीज़ें हैं, अब देखिए प्रेशर, जो ब्लड का प्रेशर होता है, बीपी जिसको बोलते हैं हम। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये होता है ये हृदय की धड़कन की वजह से होता है। जब हृदय संकुचित होता है, क्या होता है, संकुचित, तो जो दाब उत्पन्न होगा उसके संकुचन से उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। और ये एक स्वस्थ मनुष्य में 120 mm होता है। और जब हृदय रिलैक्स होता है, ठीक है, तो उसमें दबाव जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जो कि एक स्वस्थ मनुष्य में 80 mm होता है, जिसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। 101 स्वस्थ मनुष्य में अगर हम बीपी की बात करें तो 120/80 mm होता है HG। और ब्लड प्रेशर के मापने के यंत्र के बारे में अगर आपसे पूछे तो स्फेग्मोमैनोमीटर यंत्र होता है ब्लड प्रेशर को मापने का। अब देखिए और इसमें और एग्ज़ाम में क्या पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हृदय से शरीर के सभी भागों में शुद्ध रक्त पहुंचाने वाला सबसे बड़ा धमनी महाधमनी कहलाता है। क्या कहलाता है, महाधमनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और महाधमनी से हृदय की मांसपेशियों में शुद्ध रक्त पहुंचाने धमनी को कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। और आपको पता है ना चाहिए कि अगर अच्छे से खान पान नहीं करते हैं तो ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिससे आपके जो धमनी होता है इसका जो व्यास होता है, माने उसका जो स्पेस होता है वो धीरे धीरे चिकनाई जमा होने से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जिससे बीपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि नस पतला हो जाता है। तो इससे जो है हार्ट अटैक का चांस क्या होता है, बढ़ता है इसमें। अब देखिए एंजियोग्राफी। अब एंजियोग्राफी क्या है, तो यह क्या है, परीक्षण है, एक टेक्निक है जिससे बंद धमनियों का पता लगाया जाता है। तो आपसे पूछे कि बंद धमनियों का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो आप कहेंगे कि सर एंजियोग्राफी। और बंद धमनियों का पता लग जाने पर इसमें सर्जरी के द्वारा धमनियों के जो वलय होते हैं, जो रिंग होते हैं, उसको स्थापित किए जाते हैं, और जिससे धमनी का व्यास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जमा होने से व्यास घटता है। इसी को फिर क्या करेंगे, वो रिलीज करके हटा करके जो है फिर से उसको व्यास को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। और इसी में देखिए दिया है कि इस प्रकार की रिंग का निर्माण, जो भी मैंने बताया कि रिंग के द्वारा व्यास बढ़ा दिया जाता है, टाइटेनियम धातु के से जो है किया जाता है। और टाइटेनियम धातु को ही भविष्य की धातु के नाम से जाना जाता है। अब देखिए और इम्पॉर्टेंट जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम के बन सकते हैं क्वेश्चन, जैसे Na24 पूछता है कई बार एग्ज़ाम में, इसका प्रयोग क्यों होता है। इसका प्रयोग होता है शरीर के अंदर रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए। सोडियम 24। कोबाल्ट 60 कैंसर के उपयोग के लिए ये किया जाता है।
अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, और इसमें आप क्या याद रखेंगे कि यदि मानव शरीर में रक्त की सही से आपूर्ति न हो, अर्थात अपर्याप्त आपूर्ति हो, तो उसे हम ल्यूकीमिया के नाम से जानते हैं। ल्यूकीमिया क्या है? रक्त में, मानव शरीर में रक्त की सही ढंग से आपूर्ति न हो पाना। और क्या है? जिगर, माने हार्ट को ऑक्सीजनित रुधिर यकृत तक ले जाने वाली धमनी को हेपेटिक धमनी कहते हैं। और यदि रक्त में कणिकाओं को निकाल दें, जितने भी 3 हैं, जैसे आपके WBC, RBC और प्लेटलेट को निकाल दें ब्लड में से, तो उस भाग को क्या कहेंगे? जो शेष बचेगा तो उसे हम सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। हिपेरिन आप नाम जानते हैं, इसे हम एंटीथ्रोम्बिन के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक पॉलीसैकेराइड है। हिपेरिन क्या है? पॉलीसैकेराइड है, और इसी की वजह से रुधिर का थक्का नहीं जमता। ठीक है। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल का मान अगर आपसे पूछे तो 180 से 200 mg। और खाली पेट में अगर ब्लड शुगर आपसे पूछा जाए कि लेवल कितना होता है, तो 70 से 110 mg/ml होता है ब्लड में। अब हम कुछ चीज़ों को देखेंगे, हार्ट जो ट्रांसप्लांट किया जाता है हार्ट के खराबी होने पे, उससे उन चीज़ों को देखेंगे। तो अगर हम हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करें, तो अगर हार्ट ख़राब हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उसे बदलने की आवश्यकता पड़ती है, और इसे ही हृदय प्रत्यारोपण या फिर हार्ट ट्रांसप्लांट कहते हैं। और सबसे पहले विश्व में हार्ट ट्रांसप्लांट या हृदय प्रत्यारोपण 1967 में दक्षिण अफ्रीका के जो सर्जन थे क्रिश्चियन बर्नार्ड, इन्हें ही जो हृदय प्रत्यारोपण का जनक कहा जाता है। और अगर भारत में पूछे तो 1994 में एम्स के जो डॉक्टर थे P वेणुगोपाल, इनको कहा जाता है। तो सर्वप्रथम हार्ट ट्रांसप्लांट दक्षिण अफ्रीका के 1969 में क्रिश्चियन बर्नार्ड, भारत में पूछे तो 1994 में एम्स के डॉक्टर के P वेणुगोपाल है। अब देखिए ओपन हार्ट सर्जरी का आपने नाम सुना होगा। ओपन हार्ट सर्जरी क्या है कि जब शल्य चिकित्सा माने चेस्ट को खोल के की जाए, तो उसे ओपन हार्ट माने हार्ट को खोल करके जब सर्जरी होती है तो उसे ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं। और ये पहली बार 1893 में शिकागो के जो डॉक्टर थे डॉक्टर डेनियल हेल विलियम्स ने, इन्होंने जो है किया था। भारत में पहला अगर ओपन हार्ट सर्जरी पूछे तो 1961 में 1961 में डॉक्टर KN दस्तूर के द्वारा किया गया था। तो डॉक्टर KN दस्तूर क्या किए थे? तो पहली ओपन हार्ट सर्जरी जो है भारत में किए थे। बाईपास सर्जरी क्या होता है? जब हृदय संबंधी सर्जरी में चेस्ट को खोले बिना, माने बिना चेस्ट को खोले महाधमनी के सहारे ही उसे जो है कर दिया जाए तो बाईपास सर्जरी कहते हैं। और विश्व में पहली बार बाईपास सर्जरी अमेरिका के डॉक्टर की जो एक टीम थी जिसका नेतृत्व डॉक्टर H गुड्स एंड ये आपके मिशेल रोमन ने किया था। ठीक है, तो ये आपके पहला बाईपास सर्जरी है बिना हार्ट को खोले। आर्टिफिशियल हार्ट क्या है? तो आर्टिफिशियल हार्ट जानते हैं कि ये ह्यूमन मेड है। इसका पहली बार निर्माण जो है अमेरिका के जो है रॉबर्ट जार्विक ने 1982 में किया था, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम जार्विक 7 रखा गया। तो आपसे पूछे जार्विक 7 क्या है, तो आप बताएंगे कि ये आर्टिफिशियल हार्ट है। ये अमेरिका के जो है रॉबर्ट जार्विक के नाम पे पड़ा है, और ये सबसे पहले जो है सफलतापूर्वक जो है इसका जो है प्रयोग हुआ है और आज भी हो रहा है। नेक्स्ट, ये तो हार्ट से रिलेटेड हो गया। अब हम ब्लड को देखेंगे। ब्लड काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आपके टॉपिक है इसमें। अगर हम ब्लड की बात करें तो ये एक तरल संयोजी ऊतक है, आपको मालूम है, कनेक्टिव टिश्यू है। मात्रा पूछे तो 5 से 6 लीटर बताएंगे। कलर पूछेंगे रेड होता है, किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। इसमें क्या होता है? लोहा पाया जाता है, आयरन। टेस्ट इसका कैसा होता है? तो साल्टी माने क्षारीय प्रकृति का। किसके कारण? NaCl के कारण, सोडियम क्लोराइड के कारण। रक्त का pH मान आपसे पूछे तो 7.4 बताएंगे। और रक्त से जुड़ी हुई चीज़ों को हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको पता है कि ब्लड को 2 भागों में अगर हम डिवाइड करें तो पहला भाग जो है आपका ब्लड का वो हो जाएगा प्लाज्मा। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। और दूसरा हो जाएगा ब्लड कार्पल्स। प्लाज्मा जो है आपका लगभग 55% होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 45%। प्लाज्मा में क्या है? जल पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है और हैवी मटेरियल जैसे कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अगर हम ब्लड कार्पसेल की बात करें तो इसमें RBC होता है, WBC भी होता है, प्लेटलेट होता है। ठीक है, और मैंने भी बताया भी कि रक्त में जो है प्लाज्मा 55% होता है। अब इस 55% में 90% तो पानी हो गया, 7 से 8% प्रोटीन हो गया। अब प्रोटीन में है क्या क्या? देखिए एल्बुमिन है,
जो इसको डेंस बनाता है, ग्लोबुमिन है जो एंटीबॉडी उपलब्ध कराता है, फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। अदर अगर 2% की बात करें तो इसमें ग्लूकोज है 1% और साल्ट जो है 0.9% है। तो अगर हम बात करें कि रक्त को गाढ़ा कौन बनाता है, डेंसर कौन बनाता है, तो ये आपका एल्बुमिन प्रोटीन बनाता है। और एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है, तो एंटीबॉडी का निर्माण ग्लोबुलिन प्रोटीन करता है। ठीक है, अब और देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ब्लड से रिलेटेड। ब्लड से रिलेटेड है, थोड़ा आपको क्वालिटी में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्लियर थोड़ा सा इमेज नहीं है। तो जो फाइब्रोजन है और प्रोथ्रोम्बिन ये रक्त को जमने में क्या करता है, मदद करता है, इसीलिए ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन कहते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन किसे कहते हैं, तो जो आपके फाइब्रोनेजन है और प्रोथ्रोम्बिन है, इन दोनों को क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन कहते हैं। अब हम देखिए ब्लड कार्पसेल देखते हैं, तो इसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट होता है, तीनों चीज़ों को देखेंगे, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम आरबीसी की बात करें तो इसे हम लाल रक्त कणिका हिंदी में कहते हैं, रेड ब्लड सेल आपके जो है कार्पसेल, और इसे जो है इंग्लिश में कहते हैं। और आरबीसी का एक और भी नाम है इरिथ्रोसाइट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संख्या बात की जाए आरबीसी की तो 50 से 55 लाख प्रति mm³ होता है। रंग अगर पूछे तो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। आकार जो बाइकॉनकेव होता है। उत्पत्ति कहाँ होती है, लीवर में होती है जब आप बच्चा भ्रूण अवस्था में रहता है, लेकिन बाद में बोन मैरो में हो जाती है जन्म के बाद। जन्म से पहले लीवर में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, लीवर में भी होती है, तिल्ली में, लेकिन ज़्यादातर तिल्ली में, स्प्लीन में मुख्यतः। स्प्लीन को ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, ये आपको पता ही है, काफ़ी जो है हल्का क्वेश्चन ये हो जाएगा। स्प्लीन को शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये इमरजेंसी में जो है रक्त जब आपके शरीर में चोट वोट लगने से बह जाता है तो वो उसका आपूर्ति करता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। तो आरबीसी में हमने क्या क्या सीखा, क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। रेड ब्लड कार्पसेल इसका पूरा नाम, हिंदी में लाल रक्त कणिका, इसका अन्य नाम इरिथ्रोसाइट, संख्या 50 से 55 लाख, रंग लाल होता है, आकार बाइकॉनकेव होता है। उत्पत्ति कहाँ होती है, जब बच्चा पैदा होने से पहले लीवर में, पैदा होने के बाद अस्थिमज्जा जिसे बोन मैरो कहते हैं उसमें होता है। आरबीसी की मृत्यु तो ये तिल्ली में होती है, स्प्लीन में होता है मुख्य रूप से, और स्प्लीन को ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। स्प्लीन को शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। और अगर हम इसके काम की बात करें कि आरबीसी का काम क्या है, तो आरबीसी का जो मुख्य काम है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना होता है, और इसी में हीमोग्लोबिन नामक एक पिगमेंट पाया जाता है। और हिपेरिन नामक पिगमेंट के कारण ही शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता। तो अगर आपसे पूछे कि हमारे बॉडी में रक्त किसके कारण नहीं जमता है, तो उसका नाम है हिपेरिन। क्या नाम है, हिपेरिन। अब देखिए जो हीमोग्लोबिन है इसका निर्माण आयरन और ग्लोबुमिन प्रोटीन से होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, ठीक, इसका रंग लाल होता है। इसकी मात्रा की बात की जाए तो 15 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड में पाया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करें तो हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड में होता है, जिसे हम 100% हीमोग्लोबिन कहते हैं। अगर इसकी कमी हो जाए तो एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी। और इसमें हम क्या देख सकते हैं, हाँ, आरबीसी में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो एनीमिया और रक्तता नामक बीमारी हो जाए, जिससे हम निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब देखिए एनीमिया भी जो है कई प्रकार का होता है। आपको मोटी मोटा तो पता चल गया कि एनीमिया रक्त की कमी के कारण होता है, लेकिन ये भी कई प्रकार का होता है। जैसे अप्लास्टिक एनीमिया, ये क्या है, रेड बोन मैरो आरबीसी का निर्माण ये नहीं कर पाता है, जिससे हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसे अप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया, कभी कभी हीमोग्लोबिन की संरचना में बदलाव हो जाता है एक विशेष प्रकार का, जिसे हम सिकल एनीमिया कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। और इसमें क्या है, एक पर्नीशियस एनीमिया है, कभी कभी रेड बोन मैरो में द्वारा जो है आरबीसी परिपक्व नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये हो जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि विटामिन B12 को ही साइनोकोबालमिन के नाम से जाना जाता है, जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, ठीक है। थैलेसीमिया है, इसमें जो है असामान्य हीमोग्लोबिन के निर्माण के कारण होता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन यफ कहते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति को हमेशा दूसरे व्यक्ति से रक्त की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आरबीसी के बारे में टोटल हो गया पूरा। अब हम डब्ल्यूबीसी देखेंगे, क्योंकि इसके बाद प्लेटलेट भी देखना है। अब देखिए डब्ल्यूबीसी क्या है,
शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण जो है यही WBC करता है। ये भी कई प्रकार के होते हैं। और अगर बात की जाए रक्त में तो ये 1% के लगभग रक्त का होता है, ठीक है, 1%। इसमें भी कई प्रकार है, मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है, इसोनोफिल है, बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल है, ये इसके टाइप हो गए। अगर हम श्वेत रक्त कणिका की बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे पहले कि इसका फुल फॉर्म वाइट ब्लड कार्पसेल, इसका अन्य नाम जैसे RBC को इरिथ्रोसाइट कहते हैं वैसे ही WBC को हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ल्यूकोसाइट अगर रिपोर्ट में लिखा रहता है तो इसका मतलब वो WBC के बारे में बता रहा है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है इसलिए ये रंगहीन होती है। संख्या की बात करें तो 8000 से 10,000 प्रति mm³ होता है। अगर हम देखिए इसमें ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि WBC और RBC का जो रेशो होता है वो कितना होता है, तो 1 और 600 का होता है। सोचिए 600 RBC पे 1 WBC, इतना कम। कार्य क्या है, रोगों से सुरक्षा प्रदान करना है। जीवन काल जैसा RBC का आप देखें तो 120 दिन था, उसकी तुलना में इसका जीवन काल बहुत कम होता है। अगर पुराना है तो 2 से 4 दिन और नया है तो 10 से 12 दिन। माने मोटी मोटा ये कह सकते हैं कि 1 हफ्ता या 7 दिन 8 दिन इसका जीवन काल होता है। WBC के प्रकार की बात करें तो 5 प्रकार का होता है। मोनोसाइट ये सबसे बड़ा होता है और ये शरीर में रोगाणुओं को क्या करता है, भक्षण करता है। लिम्फोसाइट की बात करें तो इसके द्वारा रोगों से लड़ने के लिए जो है एंटीबॉडी का निर्माण होता है, ठीक है, और ये 2 प्रकार का होता है, ठीक। T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। T लिम्फोसाइट की बात करें तो T लिम्फोसाइट इसके द्वारा रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। 2 प्रकार का होता है, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट, जैसे मैंने आपको बताया। T लिम्फोसाइट को थाइमस, ये चेस्ट के बीच में होता है, इसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। और B लिम्फोसाइट के द्वारा फैब्रियस ने की थी इसकी खोज, और चिकन के ये वर्षा में पाया जाता है, इसलिए इसे जो B लिम्फोसाइट है इसलिए इसे B लिम्फोसाइट कहा जाता है। और इसके द्वारा एंटीबॉडी का क्या किया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है। एड्स की बात करें तो इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। HIV वायरस या फिर एड्स के विषाणु जब शरीर में प्रवेश करने के बाद जो T लिम्फोसाइट सेल होता है इसको ये क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। अटैक किस पे करता है, T लिम्फोसाइट पे करता है, ठीक है। और इस स्थिति में होगा क्या कि एंटीबॉडी का निर्माण बंद हो जाएगा और शरीर जो है रोग से लड़ने के लिए असमर्थ हो जाएगा। और एड्स के वायरस में अगर आपसे पूछे कि आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है तो आप बताएंगे RNA पाया जाता है। एड्स के विषाणु का निर्माण जो है प्रोटीन और जो है आपके न्यूक्लिक एसिड से होता है, और जिसका आवरण प्रोटीन द्वारा होता है, बना होता है। और इसमें और चीज़ें क्या देख सकते हैं, जिस वायरस में RNA आनुवांशिक पदार्थ के रूप में मौजूद होता है, जैसे आपको मैंने बताया एड्स है, जैसे उसे रेट्रो वायरस कहा जाता है। रेट्रो वायरस क्या है, रेट्रो वायरस वही वायरस है जिस वायरस में RNA आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या होता है, मौजूद होता है। इसे हम असाध्य रोग कहते हैं, जैसे एड्स हो गया, पोलियो हो गया, ये सब चीज़, ठीक है। और इसको हम किस माध्यम से पता लगाते हैं तो एलिसा टेस्ट है, रीपा टेस्ट है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है, इन सब चीज़ों से। तो ये तो 2 हो गया। अब न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स के द्वारा क्या होता है, रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है। बेसोफिल के बाद तो बेसोफिल, इसका जो है यूज हेपेरिन नामक यौगिक का निर्माण होता है और ये वेसल के अंदर रक्त नहीं जमता इसी के कारण। और क्या है देखिए, हेपेरिन को एंटीकोगुलेंट कहा जाता है। हेपेरिन को क्या कहा जाता है, एंटीकोगुलेंट कहा जाता है। देखिए अब बात आती है इस्नोफिल की। एस्नोफिल से ही जो देखिए, जैसे एस्नोफिलिया वगैरह हो गया, नाक में जैसे छींक आना, सर्दी जुकाम बराबर होना, ठीक है, एलर्जी होना, तो ये इस्नोफिल के कारण होता है। ये एलर्जी से संबंधित बीमारियों को ठीक किया जाता है इसके द्वारा। अब देखिए इसमें 3 चीज़ें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखनी है। एक शब्द आता है ल्यूकोसाइटोसिस, एक आता है ल्यूकोपेनिया, एक आता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, ल्यूकोपेनिया, साइटोसिस। अब ये क्या है, WBC संबंधित है जब रक्त में माने ब्लड में ही WBC की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस क्या है,
ब्लड में डब्ल्यूबीसी की मात्रा जो असामान्य माने बहुत तेज़ी से बढ़ जाए। ल्यूकोपेनिया क्या है? जब असामान्य रूप से घट जाए, माने बढ़ जाए तो ल्यूकोसाइटोसिस, अब कम हो जाए बहुत तेज़ी से तो पीनिया। अब क्या है? ल्यूकेमिया क्या है? जब डब्ल्यूबीसी की संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगे जिसके कारण आरबीसी का निर्माण बंद हो जाए, तो यह स्थिति ल्यूकेमिया के नाम से जानी जाती है, जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर। और शरीर में कैंसर उत्पन्न होने का कारण जो है ओंकोजीन का सक्रिय होना माना जाता है। ठीक, अब देखिए, अब बात आती है तीसरे जो है ब्लड प्लेटलेट की। हमने आरबीसी पढ़ा, डब्ल्यूबीसी पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ब्लड प्लेटलेट। ब्लड प्लेटलेट की बात करें तो इसकी संख्या 2.5 से 3 लाख होती है। ये स्तनधारियों में पाया जाता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। ये रक्त को गाढ़ा बनाने में मदद करता है। डेंगू बीमारी की बात करें तो आप देखे होंगे डेंगू बीमारी में जो प्लेटलेट होता है उसकी संख्या क्या होती है? बहुत तेज़ी से जो है घटने लगती है। इसलिए इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? दूसरे व्यक्ति से ब्लड लेकर के प्लेटलेट को क्या करते हैं? चढ़ाते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। और क्या है देखिए, अब देखिए ब्लड का क्लॉटिंग कैसे होता है। ब्लड क्लॉटिंग की बात करें तो जब शरीर का कोई भाग कट जाता है तो जब रक्त वायु के संपर्क में आता है तो ब्लड प्लेटलेट टूटकर थ्रोम्बोकाइनेसिस का जो है ये पदार्थ स्रावित करता है, जिससे जो है इसमें उपस्थित कैल्शियम प्लस प्लस की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करता है। ठीक है, जिससे थ्रोम्बिन कैल्शियम प्लस प्लस की उपस्थिति में फाइब्रोजेन को फाइब्रिन में परिवर्तित करता है। और फाइब्रिन रेशेदार प्रोटीन है। फाइब्रिन क्या है? रेशेदार प्रोटीन है जो कि कटे हुए भाग पर जाल जैसी रचना बनाता है, जिसमें रक्त कण फंस जाते हैं और इस प्रकार रक्त का थक्का बन जाता है। तो रक्त का थक्का बनने में कैल्शियम धातु क्या होती है? सहायक होती है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि रक्त का थक्का जो है बनाने में कौन सी धातु सहायक होती है? तो आप कह देंगे कैल्शियम धातु। अब देखिए ब्लड के कार्य क्या हैं। ब्लड के बहुत ही जरूरी कार्य हैं, जैसे सभी पोषक तत्वों को शरीर में एक स्थान से दूसरे तक पहुंचाना, आपको पता ही है। ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन। शरीर के अंदर जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, को बनने वाली जगहों से शरीर को बाहर निकालने वाली जगहों तक पहुंचाना, माने एक जगह से दूसरी जगह। और रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना। अब इसी लगे हाथ इसमें हम ब्लड ग्रुप भी देख लेते हैं। ब्लड ग्रुप क्या है? तो आपको पता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी, जबकि कार्ल लैंड स्टीनर ने जो है रक्त समूह की खोज की थी। अब देखिए, मनुष्य में जरूरत के हिसाब से व्यक्ति को क्या किया जाता है? रक्त की जरूरत पड़ती है रोग, चोट, ठीक है, या बीमारी के कारण। पहले क्या होता था कि पहले ब्लड ग्रुप की पहचान उतना साइंस डेवलप नहीं था, तो अंट्रेंडम में ऐसे ही लोग ब्लड चढ़ा देते थे, जिससे अधिकांश व्यक्तियों की क्या हो जाती थी? मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, तो सर्वप्रथम 1825 ईस्वी में जेम्स ब्लंडेल ने सफलतापूर्वक ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था सबसे पहले। और सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में अमेरिका के जो पैथोलॉजिस्ट थे कार्ल लैंड स्टीनर, इन्होंने ही बताया था कि मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त पाए जाते हैं, जिसे इन्होंने नेचुरल एंटीजन, प्राकृतिक प्रतिजन के आधार पर अलग अलग वर्गीकृत किया। तो सन 1900 में अमेरिका के जो पैथोलॉजिस्ट थे कार्ल लैंड स्टीनर, इन्होंने ही बताया कि मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त पाए जाते हैं। अब नेचुरल एंटीजन जो इन्होंने बताया, तो ये क्या है? वैसा एंटीजन जिसका प्रतिरक्षी माने एंटीबॉडी समान शरीर में नहीं पाया जाता, उसे हम नेचुरल एंटीजन कहते हैं। अब देखिए लैंड स्टीनर ने और क्या बताया? लैंड स्टीनर ने देखा कि मनुष्य के शरीर में मौजूद जो आरबीसी है उसमें 2 तरह के जो है नेचुरल एंटीजन को देखा, एक एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है, जिसे हम नेचुरल एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, और मनुष्य में 2 प्रकार के नेचुरल एंटीबॉडी होते हैं, जिसे हम एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी कहते हैं। मतलब 2 एंटीजन हो गए, 2 एंटीबॉडी हो गए। ठीक है, और देखिए क्या है
कि मनुष्य के रक्त में अगर समान प्रकार का एंटीजन और समान प्रकार का जो है एंटीबॉडी मिलते हैं तो आरबीसी की कोशिकाएं आपस में क्या हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, और इसे ही ब्लड क्लम्पिंग कहते हैं, और इसके कारण व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस घटना को इसीलिए हम ब्लड क्लम्पिंग कहते हैं। अब एंटीजन तथा एंटीबॉडी के आधार पर लैंडस्टीनर ने मनुष्य के रक्त को ABO सिस्टम के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया। जैसे ब्लड ग्रुप A हो गया, B हो गया, O हो गया, आपका AB हो गया। ब्लड ग्रुप A है तो एंटीजन A, B है तो B, O में एब्सेंट, AB में A और B, एंटीबॉडी B, A, AB एब्सेंट। अब देखिए ये आपके हो गए 1902 में डॉक्टर कैस्टलो स्टूल ने बताया कि जो है कुछ मनुष्य में आरबीसी में 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं जिसे ब्लड ग्रुप A भी कहा जाता है। तो ये उनसे रिलेटेड आपके टेबल है। ठीक है, और क्या है इसमें दिया है कि ब्लड ग्रुप O किसी भी व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। ब्लड ग्रुप जो O है वो किसी व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है, इसीलिए इसे हम यूनिवर्सल डोनर या फिर सर्वदाता के नाम से जानते हैं। किसे, ब्लड ग्रुप O को। और इससे चीज़ें देखिए कुछ बचा है, जैसे RH फैक्टर की बात करें अगर हम इसमें, और ये चीज़ें हैं। और AB को सर्वग्राही कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। O को सर्वदाता, AB को सर्वग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। RH फैक्टर क्या है, 1940 में अगर देखें तो लैंडस्टीनर तथा वीनर ने जो है यह पता लगाया कि मनुष्य में RBC में एक प्रोटीन पाया जाता है। किसमें, RBC में, जो कि रीसस बंदर के RBC में भी पाया जाता है। लैंडस्टीनर ने 1940 में ये देखा कि जो मनुष्य के RBC होते हैं ब्लड में, उसमें एक प्रोटीन होता है, और वही प्रोटीन बंदर के भी RBC में पाया जाता है। तो मनुष्यों के अधिकांश जनसंख्या में रीसस मंकी के RBC में मौजूद प्रोटीन की मौजूदगी के आधार पर मनुष्य के रक्त को 2 भागों में फिर बांटा गया। क्या क्या बांटा गया, RH पॉजिटिव, RH निगेटिव। इस प्रकार रक्त में जो RH फैक्टर है ये मौजूद होता है, और ये रीसस मंकी के RBC वाला प्रोटीन में क्या किया जाता है, पाया जाता है। और भारत में लगभग 97% जनसंख्या RH प्लस ब्लड से क्या है, संबंधित है। RH जो निगेटिव है ये फैक्टर नहीं पाया जाता है। ये लगभग भारत की लगभग 3% जनसंख्या में RH ये फैक्टर जो है निगेटिव पाया जाता है। अब अगर RH फैक्टर है तो इसका जो है उपयोगिता क्या है, इसका यूज क्या है। तो अगर हम यूज की बात करें तो अगर RH ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को RH प्लस ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जीवन में सिर्फ एक बार ब्लड दे सकता है। कह रहा है कि RH ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जीवन में सिर्फ एक बार ब्लड दे सकता है, क्योंकि RH फैक्टर के प्रवेश के कारण RH जो माइनस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में RBC द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है, जो दूसरी बार रक्त चढ़ाने पर RH फैक्टर पर क्या कर दिया जाता है, हमला कर देता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दूसरा है आपका उपयोगिता ये आपका ब्लास्टोसिस है, ये आपका फर्टिलिसिस है। इस स्थिति में यह हो जाता है कि जब महिला RH निगेटिव हो और पुरुष क्या हो, RH पॉजिटिव। माने महिला क्या हो, RH निगेटिव, और पुरुष क्या हो, RH पॉजिटिव हो, तथा बच्चा RH पॉजिटिव हो जाए, तो इस स्थिति में गर्भावस्था में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। माने जो मेल है, जो फीमेल है, और जो चाइल्ड है। मेल है RH आपका पॉजिटिव, ठीक। फीमेल क्या है, आपका RH निगेटिव है, और बच्चा भी क्या हो जाए, RH पॉजिटिव हो जाए, तो इस स्थिति में बच्चे की जो गर्भावस्था में क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो RH निगेटिव महिला और RH पॉजिटिव पुरुष के जोड़े वाली शादी को असफल शादी माना जाता है। ठीक है, अब और इसमें देखिए क्या है, ये तो आपका इसका टेबल हो गया। अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो मैंने पहले ही बताया कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। चलिए अब हम क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका पहला कि वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। बाकी 3 सत्य होंगे। लाल रक्त संवहनी संयोजी ऊतक है, सही बात। मानव RBC का जीवन काल 115-120 दिन होता है, ये भी सही है। एक स्वस्थ व्यक्ति के उसमें 6.8 लीटर रक्त होता है, ये भी एक ठीक ठाक है।
लेकिन यह शरीर के वजन के लगभग 1.7 या 1.8% होता है, ये गलत बात है, लगभग 7% 8% होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। परिसंचरण तंत्र के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का 7 से 8% होता है, ये भी सही है। लाल लुधिक तड़िकाओं की आयु 115 से 120, ये भी सही है। एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त का जो मात्रा होता है रक्त की वो 6.8 लीटर होती है, ये भी सही है। और इसमें दिया है केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजक है, ये गलत बात है। तो यही हमारा विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि यही पूछा था। सामान्य मानव रक्त है, क्या है? उदासीन है कि थोड़ा अम्लीय है कि अम्ल या क्षार में परिवर्तनशील है या थोड़ा क्षारीय? तो जो हमारा मानव रक्त है उसका पीएच मान लगभग 7.6 होता है, तो ये थोड़ा क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है? 120 से 80 होता है, आपको पता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, रक्त का कौन सा घटक कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो ये प्लाज्मा करता है। क्या करता है? प्लाज्मा। कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित होती है? तो फैब्रियोनोजेन। एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कालम में जो उतार चढ़ाव, मतलब ये पूछ रहा है आपसे कि उसमें क्या भरा रहता है। ठीक है, रक्तचाप वाले उपकरण में जो ऊपर नीचे चढ़ता है, तो जो आपको मालूम है कि मरकरी भरा रहता है, पारा। ठीक है, वही ऊपर नीचे चढ़ता उतरता है। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल दाता है? तो ये ओ हो जाएगा। सर्वग्राही की बात करें तो ए बी होता है। कौन सा रक्त समूह नहीं है? तो देखिए ए होता है, बी होता है, ओ होता है, लेकिन सी नहीं होता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जा सकता है? तो ओ को ही क्या करता है? यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो सामान्यतः 7 से 7.4। रक्त में पाए जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो आपको मालूम है कि जो आरबीसी होता है वही क्या होता है? जिम्मेदार होता है। तो ये हो जाएगा लाल रक्त कणिका, एरिथ्रोसाइट इसको बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? फिर वही क्वेश्चन, आरबीसी। वायवीय श्वसन क्या है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करना ही वायवीय श्वसन है। दिया है कि प्लाज्मा रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में खनिज पदार्थ होते हैं, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। मानव शरीर में किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो भैया हृदय में की जाती है। क्या की जाती है? हृदय में, हार्ट में। ठीक है। रक्त में सफ़ेद रक्त कण शरीर में संक्रमण से हमको क्या करते हैं? बचाते हैं, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में कहाँ स्थित होता है? तो ये दिल में। ABO खून प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो भैया लैंड स्टीनर ने। ठीक है। एक वयस्क मानव शरीर में कितने लीटर खून होता है? तो 5 लीटर। कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। पेसमेकर से गति मापते हैं। मानव रक्त का पीएच मान 7.4। ठीक है। AB रक्त वाला, AB जो रक्त वर्ग वाला है व्यक्ति, वह क्या कर सकता है? तो वो जो है किसी भी व्यक्ति से रक्त ले सकता है क्योंकि वो सर्वग्राही है, वो सर्वदाता है। सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी है? तो बार बार ये रिपीट देखिए हो रहा है क्वेश्चन। 7.35 से 7.45। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, किसमें? रक्त में पाया जाता है। कौन सा हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है? तो ग्लोबुलिन है। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन कितनी है? तो 60 से 100 बार है। मुख्यतः हम देखते हैं सामान्यतः 72 बार। मानव रक्त में प्लेटलेट किसको छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं? तो प्रोथ्रोम्बिन। रक्त क्या है? तो एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में से माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? बाकी सब में पाया जाता है। तो आरबीसी में। किस में? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में मौजूद किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया? तो आरबीसी।
यकृत कोशिका में पाया जाता है, श्वेत में पाया जाता है, मांसपेशियों, लेकिन आरबीसी में नहीं पाया जाता। कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो पल्मोनरी धमनी। कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता? तो ये आपका कम घनत्व ये करता है, उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन ये करता है, डिब्बाबंद प्रोटीन किट ये भी करता है, रेसस फैक्टर जो है ये जो है कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता, जबकि ये ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है कि अगर महिला RH निगेटिव है, पुरुष RH पॉजिटिव है, तो उनके शादी की संभावना इसलिए नहीं मानी जाती क्योंकि उसके बच्चे के जो है गर्भ में ही मृत्यु होने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट है कि धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं। धमनियाँ किससे भरी होती हैं? ऑक्सीजन से। प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठक है वह क्या है? तो वह एक द्रव है प्लाज्मा, जिसमें 97% लगभग पानी पाया जाता है। कौन सा विकल्प आरबीसी के बारे में सही नहीं है? तो भैया कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, आकृति वृत्तीय और उभयावतल होता है, ये भी है। लंबाई इसकी 5.7 माइक्रोमीटर नहीं होती है, ये गलत है। हीमोग्लोबिन इसमें मौजूद है, ये बात सही है। कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है? तो ये सुपीरियर वेना कावा। ठीक है। नेक्स्ट है हृदय चक्र क्या है? तो हृदय चक्र क्या है? तो हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र है। ठीक है। किसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है? तो हृदय को, हार्ट को। जो एम्फीबियन होते हैं, उभयचर होते हैं, उनकी जो है 3, जो पानी में से जो मछली वर्ग है उसमें 2 पाए जाते हैं। ठीक है। और जो सरीसृप होते हैं उनमें जो है आपके जैसे आपके घड़ियाल हो गया या फिर मगरमच्छ, इसमें 4 पाए जाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जाती है? तो भैया ये WBC है, ये हमारे बॉडी के कमांडो हैं, ये हमें रोगों से बचाते हैं, इसीलिए इसे हम सैनिकों की तुलना इससे की जाती है। वह विकल्प चुने जो सामान्य तंत्र के संदर्भ में सही नहीं है, तो ये हो जाएगा रक्त कम दबाव पर और उसमें झटके से और तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि बाकी तो सब सही है। आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 होता है, यह शरीर के वजन का 7 से 8% होता है और सामान्यतः जीवन धारा कहते हैं रक्त को। ठीक है, क्योंकि बिना रक्त के जीवन संभव नहीं है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्नलिखित में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता? तो एरिथ्रोसाइट, इसी को हम आरबीसी कहते हैं। ठीक है। बाकी तंत्रिका कोशिका में होता है, श्वेत कोशिका में होता है और स्नायु में। इसमें जो है केंद्रक नहीं होता, लेकिन इसमें ऊंट और लामा एक अपवाद है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। तो लाल ये सामान्य ऊतक है, ये सही है। वयस्क मनुष्य में 6 से 6.8 लीटर होता है, ये भी सही है। जीवन काल 115-120 दिन, ये भी सही है। शरीर के भाग का इतना ज़्यादा मतलब 17 से 18% है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर में जो है सामान्यतः मानव का खून बहने का समय और जमने का समय कितना होता है? तो ये हो जाएगा 2 से 7 और 3 से 10 मिनट। ठीक है। मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिका अगर आपसे पूछे तो श्वेत है, WBC है। कौन में तंतुबंध नहीं होते? तो रक्त में तंतुबंध नहीं होते। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो लोहा, आयरन। हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं, तो ये होती हैं बेलनाकार, शाखायुक्त, एक नाभिकीय। ठीक है। कौन सा उपकरण रोगियों के हृदय को नियंत्रित करता है? तो पेसमेकर, इसी से हृदय की गति मापी जाती है। नीलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से मोटी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है? तो भैया इसका आकार 18 से 25 माइक्रोमीटर था, ये गलत है। आकृति अमीबीय या वृत्ताकार होता है, ये सही है। सैनिक के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। इसमें केंद्रक होता है, ये भी होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, केवल ऊंट और लामा में अपवाद है, वो पाया जाता है। ठीक है। वह विकल्प चुने जो सामाजिक तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। तो यह शरीर का 7 से 8%, ये सही है। रक्त उच्च दबाव पर झटके और तेजी से बहने उनमें बहता है, ये गलत बात है। रक्त को सामान्यतः जीवन धारा कहते हैं, ये भी सही है। मानव हृदय का आकार जो है एक बंद मुट्ठी जैसा होता है, ये भी आपका क्या है? सही। तो ऑप्शन बी चूँकि गलत दिया है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब 10 क्वेश्चन और बचे होंगे, 10-15। निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? तो ये धमनी है। ठीक है।
हीमोग्लोबिन क्या है तो आपको पता होना चाहिए, मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है। पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ ये नहीं है। बोन मैरो में पाया जाने वाला पदार्थ ये भी नहीं है। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला स्राव ये नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, दिया है कि निम्न उपकरणों में से रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन है? स्फिग्मोमैनोमीटर है, इससे हम बीपी नापते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति का अगर बीपी 140 है तो इस प्रकार एचजी से क्या तात्पर्य है? तो एचजी का मतलब होता है पारा, इसमें एचजी का मतलब पारा। किसी प्राणी में अगर जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाए तो क्या हो जाएगा? केचुआ। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आरबीसी का रंग हीमोग्लोबिन के कारण। जब एक व्यक्ति वृद्ध होता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है? बढ़ जाता है, बीपी बढ़ता है। उम्र के साथ साथ बीपी क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि नस जो होते हैं वो पतले होते हैं, पतले होते जाते हैं दिन पर दिन। नेक्स्ट क्या है? रुधिक वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। ठीक है, इसमें ल होता है, ये सही बात है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, यह रक्त में ऑक्सीजन का भाग, ये आरबीसी के बारे में पूछ रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। इसमें देखिए हीमोग्लोबिन के बारे में, हीमोग्लोबिन के बारे में क्या सही है? यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, सही बात है। यह लौह युक्त होता है, सही बात है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये भी नहीं, तो ये गलत है, क्योंकि ये डब्ल्यूबीसी का काम है। रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये आपका सही हो जाएगा। तो 1, 2, 4। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन है। हृदय जो मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, 2 परतों से ढकी होती है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? इसको हम पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कोशिका कहते हैं। पुंकेंजय तंतु किस में होता है? तो हृदय में स्नायु तंतु में विशिष्ट है। किस में? हृदय में स्नायु तंतु में। मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर पल्स रेट कितनी होती है? 70 से 80 होती है प्रति मिनट। हमारी त्वचा के नीचे छोटी सी रक्त वाहिका होती है जिसे हम केशिका कहते हैं। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। स्वस्थ मनुष्य का बीपी कितना होता है? 120/80 होता है। ठीक है, इसमें किसका रक्तदाब सामान्य है? 4 व्यक्तियों का देखिए बीपी दिया है, इसमें कौन सा सामान्य है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये आपका जो है रक्तदाब मान दिया है नीचे। हाँ, किसका रक्तदाब सामान्य है? ठीक है, तो 120/80 वाले का होगा। और ये किसका है? वाई का है। तो वाई क्या कहाँ दिया है ऑप्शन में? ये स्त्री वाई, ये सही हो जाएगा। हमारे शरीर में रक्तदाब होता है तो वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, बस ये आपका और थोड़ा ही क्वेश्चन बचा है। क्वेश्चन दिया है कि यदि एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, तो भाई जाहिर सी बात है, अगर उसका आपको ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो आप उसको कौन सा देंगे? तो ओ नेगेटिव। अगर अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से क्या है? दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसे तुरंत रक्त आधार की जरूरत पड़ती है, तो इसे भी क्या इसमें ऑप्शन हो जाएगा ओ और RH नेगेटिव। RH कारक का नाम संबंधित है, तो जाहिर सी बात है बंदर से, क्योंकि रिसर्च ये बंदर पे ही देखा गया था पहली बार। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त आदाता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है जो एंटीबॉडी होता है उसका अभाव होता है। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह A है, ठीक है, रक्त समूह क्या है उसका? ग्रुप A है, सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है और इसको ब्लड चाहिए, ठीक है, तो आप किसका जो है ब्लड चढ़ाएंगे? बताइए। पत्नी अगर O है तो उसका, पुत्र A है, भाई AB है, पुत्री O है, किसका बताइए? तो ये O का, ठीक है, अगर A वाला है। और क्या होगा? और किसका चढ़ा सकते हैं? A का चढ़ा सकते हैं, क्योंकि A तो है ही। और O आपका सर्वदाता है, ये भी दे सकता है, लेकिन AB नहीं दे सकते आप, ठीक है। तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 ये आपका ये हो जाएगा। रक्तचाप मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर का होता है। लब डब
ध्वनि किसकी क्रिया के कारण होती है? तो हृदय। हृदय जब धड़कता है तो इसका जो एक्चुअल जो आवाज़ होता है, साउंड होता है, वो लब डब जैसा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिस्टोलिक और डायलिसिस शब्द का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो रक्तचाप को मापने में। ठीक है। रुधिर बैंक जो है ब्लड बैंक मानव शरीर में किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है, तिल्ली को। ठीक है। इसे ही आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक आपसे पूछे तो आरबीसी है। कौन सी रक्तवाहिका शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? माने कौन सी ऐसी नली है, वाहिका है, जो कि शुद्ध रक्त फेफड़ा से, भाई फेफड़े से शुद्ध रक्त निकला, हृदय तक लेके जाती है? तो ये हो जाएगा फुसफुस सिरा। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा हिपेरिन। नेक्स्ट है कि लाल रक्त कणिका आरबीसी किस नाम से और जाना? इरिथ्रोसाइट। ल्यूकोसाइट आपका डब्ल्यूबीसी का नाम है। थ्रोम्बोसाइट आपके प्लेटलेट का हो गया। और ये इसोनोफिल्स आपका डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है। किसमें आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन या प्लीहा को। आरबीसी का जीवन काल आपसे पूछा था 120 दिन होता है। ठीक है। तो ये था आपका काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। तो इसमें हमने जो है आपके ब्लड से रिलेटेड और हृदय की संरचना से रिलेटेड क्वेश्चन को देखा, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।